नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की। हमने कुछ डेफिनेशंस की चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स की विकास संबंधी परिभाषाओं की, जो कि दी गई हैं पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। उनकी एक बुक का नाम है जिसमें उन्होंने परिभाषा दी, एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, जो 1948 या 1948 में पब्लिश हुई थी। तो इस पुस्तक में प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन लिखते हैं, Economics is the study of how men and society choose with or without the use of money to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society। तो अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? किस प्रकार से व्यक्ति और समाज मुद्रा का उपयोग करते हुए और मुद्रा के बिना उपयोग करते हुए जो सीमित या दुर्लभ संसाधन है उत्पादन के, उनका किस प्रकार से उनको काम पर लगाते हैं, उनका उत्पादन में उपयोग करते हैं, जिनके कि उत्पादन के अलग अलग जो साधन हैं उनके बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग हैं और वो दुर्लभ हैं, और उन उत्पादन के साधनों को उत्पादन की प्रक्रिया में किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं में आवंटित करते हैं, और वर्तमान में भी और भविष्य में भी। साथ में ही जो उत्पादन हो रहा है उसको अलग अलग व्यक्तियों और समाज के वर्गों में किस प्रकार से वर्तमान और भविष्य के बीच में आवंटित या वितरित करते हैं। तो इस तरीके से दो तीन चीज़ें इन्होंने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। इट एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि संसाधनों के आवंटन का जो पैटर्न है या तरीका है उसको सुधार करने पर उसके क्या फ़ायदे और क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में भी ये जो अर्थशास्त्र है वो विश्लेषण करता है। तो दिस डेफिनेशन इंट्रोड्यूस द डायमेंशन ऑफ ग्रोथ अंडर स्कैर्सिटी कंडीशन। तो इसमें क्या किया गया है, आपकी विकास की यात्रा को भी देखा गया है, प्लस आपके उत्पादन के साधनों की सीमितता और दुर्लभता की भी बात की गई है। तो इस तरीके से जो धन संपत्ति है उसके तत्व को भी शामिल कर लिया है, कल्याण के तत्व को भी शामिल कर लिया है, और दुर्लभता के तत्व को, यानी कि जो चॉइस की जो समस्या है उसको भी शामिल कर लिया है। तो पूर्व की सभी परिभाषाओं को इंक्लूड कर लेती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या है? फीचर्स ऑफ स्कैर्सिटी डेफिनेशन, तो ये स्कैर्सिटी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे आएगा ग्रॉथ डेफिनेशन की बात है ये। इट इज़ नॉट मेयरली कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बट आल्सो विद द एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि केवल ये संसाधनों के आवंटन की बात नहीं करता है बल्कि उन संसाधनों के भंडार में वृद्धि की भी बात करती है। इट एनालाइज्ड हाउ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज टू कप अप विथ इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स, और ये एनालाइज करता है, ये विश्लेषित करता है कि संसाधनों का जो भंडार है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसके बढ़ते हुए भंडार का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, किस प्रकार से उत्पादन में प्रयोग किया जाए ताकि बढ़ती हुई मानवीय आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके। इट इज़ मोर डायनेमिक अप्रोच, ये ज़्यादा प्रावेगिक अवधारणा है या प्रावेगिक तरीका है कि इसमें संसाधनों का भंडार हमारा परिवर्तित माना गया है। इट कंसिडर्स द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एज यूनिवर्सल प्रॉब्लम, और ये जो है ये संसाधनों के आवंटन की जो प्रॉब्लम है या समस्या है उसको सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में या सार्वजनिक समस्या के रूप में देखती है। इट फोकस्ड ऑन बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़, और ये जो परिभाषा है ये अर्थशास्त्र में उत्पादन और उपभोग जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उन दोनों को ध्यान में रखती है। इट कम्प्रीहेंसिव इन नेचर एज इट बोथ ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड। तो इसमें क्या है, दोनों तत्वों पर ध्यान दिया गया है, यानी कि विकास जो समय के साथ में है और भविष्य के बारे में हमारी क्या प्लानिंग है, दोनों तत्वों को ध्यान में रखा गया है कि संसाधनों का वर्तमान आवंटन भी सही होना चाहिए, प्लस में फ्यूचर में भी उनका संरक्षण रखा जाना चाहिए। इट इनकॉर्पोरेटेड द फीचर्स ऑफ ऑल दी अर्ली डेफिनेशन, जैसा मैंने पहले चर्चा की कि इसने धन संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और कल्याण संबंधी परिभाषाओं के तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब इस परिभाषा के अंदर जो आलोचनाएं हैं, कमियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये परिभाषा जो है इसमें एक कमी है कि इसने जो आधिक्य या रिसोर्स सरप्लस की बात नहीं करता है। ये कुछ स्थितियों में संसाधनों की आधिक्य की हमारे पास हो सकती है, तो उस स्थिति का ये परिभाषा संसाधनों के आवंटन के बारे में बात नहीं करती है। तो इस जो आलोचना का सुधार करते हुए AC दास ने आधुनिक परिभाषा दी इकोनॉमिक्स की, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 2011 में, और उन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग
by individuals, institutions, societies, nations, and globe under conditions of scarcity and surplus towards maximizing benefits and satisfying their unlimited needs at present and future। तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? चॉइस मेकिंग का, यानी कि चयन करने का या चुनाव करने का, बाई इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, समाजों के द्वारा, राष्ट्रों के द्वारा और पूरे विश्व के अंदर। इसमें दो तरह की स्थितियों के अंदर ये चुनाव की समस्या पूरी की जाती है, एक है दुर्लभता की और एक है सरप्लस या आधिक्य की। तो संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और आधिक्य वाली स्थितियाँ हो सकती है। दोनों केस में आपको ये चॉइस मेकिंग की डिसीजन लेना होता है, और वो किस लिए किया जाता है? टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स, यानी कि आपके लाभों का अधिकतम करने के लिए, एंड सेटिस्फाइंग देयर अनलिमिटेड नीड्स, और उनकी जो असीमित आवश्यकताएं या इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, और दोनों रेफरेंस में, यानी कि वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो अर्थशास्त्र किसका अध्ययन हो गया? व्यक्तियों और अन्य सभी के द्वारा दुर्लभता की और आधिक्य की स्थितियों में अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए और अनलिमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य के बारे में जो चुनाव के निर्णय लिए जाते हैं, चयन की समस्या के हल ढूंढे जाते हैं, वो सब अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री है, वही अर्थशास्त्र है। तो संक्षेप में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ चॉइस बाय ऑल इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बेनिफिट्स विद द गिवन रिसोर्सेज ऑफ स्केर्स एंड सरप्लस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। तो स्टडी ऑफ चॉइसेस यानी कि चयन की या चुनाव की जो बातें हैं, अध्ययन है बाय दी सभी के द्वारा, जिसमें कि हमारा उत्पादन और उपभोग का अधिकतम करने के लिए, इसके लाभों का अधिकतम करने के लिए दिए हुए सीमित, दुर्लभ और आधिक्य वाले संसाधनों के बारे में, ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके के जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमारी आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। इस परिभाषा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं तो वो देख लेते हैं। पहला, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द अर्लियर डेफिनेशन वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ। तो इस जो परिभाषा में है, इसमें धन संबंधी तत्व को कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और विकास संबंधी परिभाषाओं के तत्वों को समाहित कर लिया गया है। इट कवर्स बोथ माइक्रो मैक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के व्यष्टि और समष्टि दोनों पहलुओं को यह अध्ययन में अपने परिभाषा में शामिल कर लेती है। इट कंसिडर्स बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़। तो ये उत्पादन और उपभोग दोनों एक्टिविटीज़ को अपनी परिभाषा में समाहित कर लेती है। इट एम्फेसाइजेज चॉइस मेकिंग डायमेंशन एज क्रूशियल इन इकोनॉमिक्स। और ये भी परिभाषा जो है चॉइस मेकिंग या चयन की या चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव करने की जो बात है, उसको महत्वपूर्ण स्थान देती है अपनी इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के अंदर। इट एम्स एट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स विद गिवन रिसोर्सेज। और इसका उद्देश्य होता है दिए हुए संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना, अधिकतम उत्पादन और अधिकतम उपभोग को लाभदायक बनाना। इट्स सूटेबल फॉर कंडीशंस ऑफ बोथ स्कैर्सिटी एंड सरप्लस। और इसमें जो है दुर्लभता की स्थिति में भी और आधिक्य की स्थिति में, दोनों परिस्थितियों को ये इसमें समाहित कर लेता है, दोनों परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इट टेक्स इन टू अकाउंट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम डायमेंशन और ग्रोथ डायमेंशन। तो ये वर्तमान और भविष्य दोनों तत्वों को शामिल करता है कि वर्तमान में कैसा उत्पादन और वितरण हो, उपभोग हो, और भविष्य में उसके लिए किस तरीके से रखा जाए। तो ये ग्रोथ डायमेंशन या हमारा विकास का जो आयाम है उसको या समय के तत्व को भी शामिल कर लेती है। इट इज़ रिलीवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हाँ, ये जो परिभाषा है वो वर्तमान की जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है और जो धारणीय विकास की जो अवधारणा है, उन दोनों के संदर्भ में भी एक तर्कसंगत या सुसंगत अवधारणा है, अच्छी परिभाषा है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करना और धारणीय विकास को प्राप्त करना भी वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो उस दृष्टि से ये जो परिभाषा है अर्थशास्त्र को एक परिपूर्ण परिभाषा के रूप में बताती है। अब हम इसको जो जितनी परिभाषाएं पढ़ी है उनको संक्षेप में देख लेते हैं। इन सम शॉर्ट में ए रिव्यू ऑफ ऑल दिस डेफिनेशन द रेवल्यूशन इंडिकेट द कोर ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज चॉइस मेकिंग, यानी कि जो हमारे चयन की जो प्रक्रिया है, चुनाव करना है, वो हमारे अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमने सभी परिभाषाओं में देखा है। इट सब्जेक्ट कंसर्न अबाउट अचीविंग ग्रोथ बाय ऑप्टिमाइजिंग द गिवन रिसोर्सेज बेस्ड ऑन चॉइसेस। तो ये जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है? वृद्धि या विकास को प्राप्त करना है दिए हुए रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज़ से, यानी कि जो साधन दिए हुए हैं उनके अनुकूलतम उपयोग करते हुए हमें विकास प्राप्त करना है। किसके आधार पे? जो चॉइसेज हमारे सामने उपलब्ध हैं कि हमें कौन सा, किस प्रकार का वितरण, किस प्रकार का उत्पादन और किस प्रकार का उपभोग करना है, उनके आधार पर।
द इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ टेकन, यानी कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं पहली बार 1776 में दी गई और उससे वर्तमान की आधुनिक परिभाषा आई, उनमें करीबन 235 साल लग गए। तो पहली परिभाषा दी गई थी 1776 में एडम स्मिथ द्वारा, उसने धन संबंधी परिभाषा दी और वो थी प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर। उनका जो फोकस था किस पे था, वेल्थ का प्रोडक्शन पे, यानी कि धन संपदा के प्रोडक्शन पे, और उनकी प्राइमरी फोकस था केवल प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि उत्पादन पर। दूसरा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया 1890 में, और उनका जो ध्यान था वो था प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़, यानी कि दो एक्टिविटीज़ पे फोकस किया, उत्पादन और उपभोग पर। फिर तीसरी परिभाषा दी 1932 में लियोनेल रॉबिन्स ने, तो उन्होंने फोकस दिया प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस अंडर स्कैरसिटी, यानी कि जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसके बाद में हमारे सामने साधनों की दुर्लभता की बात उन्होंने की कि जो हमारे साधन हैं वो दुर्लभ है और उसमें हमें चॉइस करना होगा, चुनाव करना होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी की बात करी। फिर पोले सैमुअल्सन ने 1948 में नेक्स्ट परिभाषा दी और उन्होंने फोकस किया प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज एंड अचीविंग ग्रोथ अंडर स्कैरसिटी, यानी कि दुर्लभता की स्थिति के अंदर हमें विकास करना है और उसमें उत्पादन और उपभोग की क्रियाएं भी होंगी। तो यहाँ चॉइसेज अंडर स्कैरसिटी एंड ग्रोथ की बात हुई, यानी कि जो चुनाव की समस्या है उसमें दुर्लभता भी है और हमें विकास भी करना है। तो ये पोले सैमुअल्सन ने दी। उसके बाद आधुनिक परिभाषा 2011 में AC दास ने दी और उन्होंने गेव एम्फेसिस ऑन चॉइस मेकिंग इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बेनिफिट्स अंडर स्केर्स एंड सरप्लस एंड अचीविंग ग्रोथ। तो इन्होंने ऊपर की सभी परिभाषाओं के तत्वों को समाहित कर लिया और चॉइस चुनाव करते हुए ताकि हमारा उत्पादन और उपभोग अधिकतम हो और उसके बेनिफिट्स अधिकतम हो, किस कंडीशंस में, दुर्लभता भी और अधिक के दोनों स्थितियों में, और उसके साथ हमें विकास भी प्राप्त करना है, हमें वृद्धि भी प्राप्त करनी है, आर्थिक विकास और वृद्धि। तो चॉइसेज अंडर स्कैरसिटी एंड सरप्लस एंड ग्रोथ। तो इन्होंने आपको चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है जब आपके सामने दुर्लभता भी हो, आधिक्य भी हो और आपको ग्रोथ भी करना है समय के साथ। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमिक्स का कोर बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है, वो है चॉइसेस, यानी कि चुनाव की समस्याएं। द फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और अर्थशास्त्र के आधारभूत आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, उत्पादन और उपभोग हैं। और द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑप्टिमाइजिंग गिविंग रिसोर्सेज बोथ स्केर्स एंड सरप्लसेज एंड अचीविंग ग्रोथ। तो हमारे सामने अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण जो बात है, उद्देश्य है, वो है दिए हुए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, चाहे वो सीमित हो, दुर्लभ हो अथवा आधिक्य में हो, और अचीविंग ग्रोथ, और उससे हमें आर्थिक वृद्धि या उन्नति प्राप्त करना है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की ये 4 अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई विद्वानों के द्वारा और उनको हमने अध्ययन किया। ये अर्थशास्त्र की परिभाषाओं वाला चैप्टर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।